और भाई क्या हालचाल। स्वागत है आपका एपिसोड 56 ऑफ अतुल्य भारत में। अभी तक आपने देखा कि मैं 9 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज घूमकर आ गया हूँ अपने इस ट्रिप के 10वें स्टेट बिहार की राजधानी पटना में। इस ब्लॉग में हम देखेंगे पटना का 2500 साल पुराना इतिहास, सिखिज्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल और शामिल होंगे शाम को गंगा के किनारे एक सुकून भरी आरती में। इसके अलावा मैं ले जाऊंगा आपको बिहार म्यूजियम और पटना के एक आइकॉनिक लैंडमार्क गोलघर। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे ना 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 ना। जागो रे देखो रे दुनिया ये देखो रे, अंदर की बाहर की दुनिया ये देखो रे। आजकल खुद को बिहारी आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल सा तो हो गया ना। वैसे मैं खुद एक बिहारी हूँ, पर मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ और मेरा बिहार इतना आना जाना कभी हुआ नहीं करता था। एंड बस इसके पहले मैं 2 बार ही बिहार आया हूँ। एक पहली बार जब मैं छोटा सा बच्चा था तो ऑब्वियसली उस टाइम का मुझे इतना कुछ याद नहीं था, और दूसरी बार जब मेरे एक दोस्त की शादी थी तो मैं पटना आया था एंड 2 दिनों के लिए आया था। उसमें से एक दिन तो शादी में चले गया, दूसरा दिन मैं थोड़ा बहुत पटना घुमा था पर ज्यादा कुछ घूम फिर नहीं पाया था। फिर जब अतुल्य भारत राइड में मैं वापस से बिहार आया तो फिर मेरे मन में हमेशा से एक ये सवाल था कि बिहारी ये आइडेंटिटी के पीछे कुछ अच्छा इतिहास भी छुपा है या फिर हमेशा से ऐसे ही फील किया करता था बिहारी होना। फिर क्या, जैसे ही मैं पटना पहुंचता हूँ राइड में तो मन में सबसे पहले एक ही ख्याल आता है कि जाते हैं बिहार म्यूजियम और इस जगह के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो मैंने सोचा अकेले क्यों सीखूं, आपको भी थोड़ी बहुत चीजें बताया जाए। पटना गंगा के किनारे बसा ये शहर सिर्फ बिहार की राजधानी नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटीज में से एक है। अगर इतिहास देखें तो 544 बीसीई में हर्यंक साम्राज्य के राजा बिंबिसारा के समय पाटलिपुत्र का महत्व बढ़ने लगा, पर उनके बेटे अजातशत्रु ने इसे मजबूत राजधानी बनाया। तब इसका असली नाम पाटलिपुत्र था। फिर नंदा साम्राज्य के समय ये दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाने लगा। सिल्क, स्पाइसेस और प्रेशियस मेटल का व्यापार सब यहीं से होता था। फिर आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने चाणक्य की मदद से यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जो अशोका के समय पर अपने शिखर पर था। भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था ये मौर्य साम्राज्य। इसी दौरान बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म या उनका विकास भी यहीं से हुआ। बाद में गुप्ता साम्राज्य भी यहीं से शुरू हुआ और इसी दौरान भारत का गोल्डन एज आया। यह वही जमाना था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन समय के साथ तो बदलाव आना ही था। पाला साम्राज्य के टाइम पटना से कैपिटल शिफ्ट होकर मुंगेर चली गई, पर बिहार एक कल्चरल और रिलीजियस सेंटर बना रहा। नालंदा और विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय यहीं थे। फिर आया मिडीवियल एरा, जिसमें खिलजी ने नालंदा का नाश कर दिया। मुगल्स के टाइम दिल्ली राजधानी बन गई और धीरे धीरे बिहार का महत्व गिरने लगा। शेरशाह सूरी ने थोड़ा इम्पोर्टेंस वापस तो लाया, पर ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पर सब खत्म होने लगा। उन्होंने बिहार को अफीम का बिजनेस सेंटर बना दिया और पटना का इम्पोर्टेंस और भी कम हो गया। आज बिहार स्ट्रगल तो कर रहा है, पर यहाँ का इतिहास देखकर एक चीज पक्की है, यह शहर हारना नहीं जानता। अब हिस्ट्री लेसन के बाद चलते हैं एक पटना के आइकॉनिक लैंडमार्क गोलघर। तो गाइज मेरे पीछे आप जो गोलघर देख रहे हो, इसको जॉन गार्स्टीन ने बनाया था इन द ईयर 1786 और मेन रीजन ये बनवाने का था कि यहाँ पे अनाज जो है स्टोर करके रखा जाए, क्योंकि वो टाइम पे अगर आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा भी पता होगा तो फैमिन चल रहा था या फिर अकाल जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो वो टाइम था, तो उसके लिए इसको बनवाया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इसके फॉल्टी डिजाइन की वजह से इसको कभी यूज नहीं करा गया था, क्योंकि इसके जो दरवाजे हैं वो अंदर के साइड में ओपन होते हैं एंड अगर ग्रेन स्टोर कर दिया जाए उसके अंदर तो फिर ऑब्वियसली दरवाजा खोलना इम्पॉसिबल हो जाता था। वैसे इसके अंदर 1,40,000 टन तक जो है अनाज वो स्टोर करा जा सकता है। और जो आप ये देख रहे हो ये स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा स्पाइरल होते हुए ऊपर जा रहा है। ये इसके स्टेयर्स है, इस पे बेसिकली 145 स्टेयर्स है और इसकी हाइट जो है टोटल 29 मीटर्स की है। अभी तो अनफॉर्चुनेटली आप ऊपर चल जा नहीं सकते हो सीढ़ियों से। एक यहाँ पे एंट्री पॉइंट है और एक दूसरे साइड पे दूसरा एक और एंट्री पॉइंट है। बट ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि इसका नाम ही है गोलघर, तो ये पूरा सर्कुलर एक स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर है, ग्रेनरी है बेसिकली। और मजे की बात है कि अंदर बिल्कुल भी एक भी पिलर नहीं है, तो पूरी जो दीवार है इसकी ये 3.6 मीटर्स वाइड है। तो अच्छा एक स्ट्रक्चर है, मतलब एंट्री फीस 10 रुपीज है और एक छोटा सा पार्क भी है साइड में। तो लोग आके यहाँ पे मेनली तो गोलघर देखने आई थिंक हार्डली कोई आ रहा है। लोग यहाँ पे आके बस चिल्ली कर रहे हैं, बैठे हैं, थोड़ा बहुत बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं पार्क में। तो कुछ समय मैं भी पार्क में बिताने का सोचता हूँ।
और अगले दिन अपने निम्बस को लेकर मैं निकल पड़ता हूँ पटना साहिब गुरुद्वारा की ओर। तो गाइस करेंटली मैं वो तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा में तो यहाँ पे बैठा था, तो मैंने सोचा आपको थोड़ी बहुत जगह के बारे में चीजें बता देता हूँ। सिखिज्म में कुल 5 तख्त हैं जो सिख कम्युनिटी के रिलीजियस, पॉलिटिकल और जुडिशियल डिसीजंस लेते हैं, और वो 5 तख्त में से एक तख्त श्री पटना साहिब पटना में ही है। सिखिज्म के 10वें और आखिरी गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना में ही हुआ था, और आज उनके जन्म स्थान पर ही तख्त श्री पटना साहिब बना है। ये गुरुद्वारा सिखिज्म के महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से भी एक है। वैसे ये गुरुद्वारा बनाया गया था महाराजा रंजीत सिंह द्वारा, जो एक सिख रूलर थे पंजाब के, और ये 19th सेंचुरी में बनाया गया था यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी की याद में। तो अभी मैं यहाँ पे बैठा ही था और मैंने सोचा अभी जाते हैं गुरुद्वारे में, लंगर भी कर लेते हैं एंड फिर यहाँ से निकलेंगे बाकी का जो पटना एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइज एज यू कैन सी कोई तो पार्टी की रैली चल रही है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है भाई। तो अभी करंटली मैं आ गया हूँ बुद्धा स्मृति पार्क में एंड टिकट ले लिया मैंने, इसकी 50 रुपीज़ पड़ी है। तो चलो अंदर जाते हैं, देखते हैं कैसी है जगह। तो गाइज यहाँ पे ना बेसिकली 3 पॉइंट है अंदर देखने के लिए। एक ऑब्वियसली बुद्धा स्मृति म्यूजियम है एंड देन उसके बाद एक करुणा स्तूपा है, और उसके अलावा लाइब्रेरी भी है। कि मुझे लाइब्रेरी तो जाना नहीं है, तो 140 रुपीज़ टिकट होता है, बट अगर आपको लाइब्रेरी का नहीं चाहिए तो उसके अलावा लेट से आपको सिर्फ स्तूपा जाना है तो उसका 50 रुपये है, और अगर आपको सिर्फ म्यूजियम जाना है तो उसका 40 रुपीज़ है। तो मैंने म्यूजियम और स्तूपा दोनों का टिकट ले लिया है, तो मेरा 90 रुपीज़ में हुआ है। तो अभी जाते हैं म्यूजियम में, कोई तो वीडियो चालू होने वाली है, तो जाके चलो देखते हैं। तो गाइज अभी म्यूजियम से मैं होके आ गया हूँ। म्यूजियम में बेसिकली आपको बुद्धा जी के बारे में उनकी जो लाइफ की स्टोरी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जा सकते हो वहाँ पे, आपको एक वीडियो के द्वारा बोलते ना उनकी पूरी लाइफ स्टोरी आपको समझाई जाती है, बताई जाती है। और उनकी लाइफ स्टोरी के अलावा वहाँ पे आपको थोड़े बहुत स्कल्पचर्स दिख जाएंगे बुद्धा जी के पुराने टाइम के, जो भी अलग अलग जगहों पे है वर्ल्ड वाइड बेसिकली। तो फोटोज ये बाकी सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसमें जा सकते हो, यू कैन एक्सप्लोर अराउंड। टिकट उसकी 40 रुपीज़ है विद एंट्री ऑफ पार्क। और उसके अलावा अगर आपको अभी मैं जाने वाला हूँ स्तूपा में, अगर करुणा स्तूपा में आपको जाना है तो उसकी आपको अलग से टिकट लेनी पड़ेगी, विच इज़ गोइंग टू बी 50 रुपीज़। तो चलो अभी अंदर जाते हैं एंड देखते हैं कैसा है। सो बाय द वे दिस इज करुणा स्तूपा। तो गाइज अभी जो करुणा स्तूपा है उसके बाहर तो मैं आ गया। यहाँ पे मतलब आपको ना अंदर अच्छे से देखने तो नहीं मिलता है, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स एंड उसमें से जो एकदम नीचे वाला है उसमें अलाउड नहीं है जाने को, बट देन वहाँ पे गौतम बुद्धा जी के रेलिक्स रखे हुए हैं। तो अलग अलग जगह से आई थिंक रेलिक्स मंगाए गए होंगे एंड देन यहाँ पे रखे गए हैं। 5 जगह के रेलिक्स है बेसिकली अंदर, म्यांमार, थाईलैंड, जापान, साउथ कोरिया एंड इवन श्रीलंका। तो ये 5 जगह के रेलिक्स है, बट वही अगर थोड़ा क्लोज जाके देखने मिल जाता तो थोड़ा अच्छा लगता था, बट देन ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजन में भी अलाउड नहीं है वहाँ पे जाना। बट हाँ, और एक अंदर गौतम बुद्धा जी की मूर्ति है, तो मैं बाहर से जो रिकॉर्ड करके सका हूँ वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो वो मूर्ति रखी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक यहाँ पे आना ज़्यादा वर्थ है। इससे बेटर आप म्यूजियम की टिकट ले लो एंड देन एक्सप्लोर द म्यूजियम। आपको थोड़ी ज़्यादा हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा, उनकी कैसे उनका जन्म हुआ था एंड देन कैसे उनको सिद्धि प्राप्त हुई थी। अभी जाता हूँ, जाके महावीर मंदिर जो है वहाँ पे हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद मैं जाऊँगा सीधा गंगा आरती अटेंड करने के लिए गंगा घाट पे। मैंने अभी सिक्योरिटी पे पूछा तो उन्होंने बोला ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मंदिर में दर्शन करने के लिए एंड यहाँ से 7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो अभी पहले वॉशरूम जाके फ्रेशन अप हो जाते हैं एंड देन मंदिर जाते हैं। पटना जंक्शन को लगकर बना ये महावीर मंदिर पटना के सबसे फेमस मंदिरों में से एक है। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर लेने के बाद कुछ देर बिताता हूँ।
और फिर यहाँ से निकल पड़ता हूँ गंगा घाट की ओर। तो गाइज अभी ऑलमोस्ट घाट के इधर आ गया हूँ। बाइक मैंने पार्क कर दिया किधर तो, और अभी वॉक करके मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ पे। अभी आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज द राइट घाट जहाँ पे आरती होती है, क्योंकि मतलब लोगों को इतना पता है नहीं मेरे ख्याल से इधर। जितना मैंने लोगों से पूछा तो किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट देन जाते हैं, चल के देखते हैं, पता चल ही जाएगा थोड़े टाइम में। तो गांधी घाट या फिर एनआईटी घाट पहुंचने के बाद मुझे पता चलता है कि ये गंगा आरती एवरी सैटरडे और संडे शाम के दौरान होती है। तो अगर आप पटना में हो और आपको ये आरती अटेंड करनी है तो आपको गूगल मैप्स पे एनआईटी घाट डालना है और आप वहां पर प्रॉपरली पहुंच जाओगे। अभी आप आरती एंजॉय करो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। नारायण प्रियवदन विमल विपुलवा शिवार शीतल तापहार, विमल विपुलवा शिवार शीतल तापहार, घोर वर विभंग कर तरंगमालिका, घोर वर विभंग कर तरंगमालिका, शरणागत्या मैया शरणागत्या यमके दास। भाई साहब क्या ही गंगा आरती थी ना, क्या ही एनर्जी और क्या ही एटमॉस्फेयर। इसके पहले मैंने ऋषिकेश में गंगा आरती अटेंड करी थी त्रिवेणी घाट पर, और जब मैं वाराणसी गया था तभी वहां पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि महाकुंभ का टाइम था तो मैं गंगा आरती अटेंड नहीं कर पाया था। आप मानोगे नहीं, जब मैंने इस गंगा आरती के बारे में पटना में जहाँ मैं रुका था उस होटल के स्टाफ को बताया तो थोड़े स्टाफ्स को भी नहीं पता था इस गंगा आरती के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली ये इतना सोशल मीडिया पे फेमस है नहीं। पर आप भी अगर बिहार जा रहे हो, पटना जा रहे हो, खास करके वीकेंड के टाइम पे सैटरडे संडे, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप भी जाओ और ये गंगा आरती अटेंड करो। ट्रस्ट मी यू विल हैव अ ब्लास्ट। क्योंकि सोशल मीडिया में इतना फेमस है नहीं तो ज़्यादा लोगों को इतना इसके बारे में पता नहीं है। और सोशल मीडिया पे क्यों फेमस नहीं है, क्योंकि इसका जवाब भी सवाल में छुपा है, इट इज़ बिहार। तो इट इज़ नॉट अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन वैसे तो। एंड मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, पर आपको तो पता ही है कि आज़ादी के बाद बिहार को कोई इतना अच्छा लीडर मिला नहीं है जिसकी वजह से बिहार जो है उसकी पुरानी ग्लोरी पे वापस जा सके। पर कहते हैं ना, समय जो है एक चंचल साथी की तरह होता है, आज किसके साथ खड़ा है तो कल किसी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। एंड आई हैव फुल फेथ कि आने वाले टाइम पे कोई ऐसा एक लीडर ज़रूर आएगा जो इस समय को वापस से बिहार का दोस्त बनाएगा।